चैप्टर है फाइनल अकाउंट। पहले थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। बिजनेस, आप लोग ने बिजनेस वर्ड तो बहुत पहले से सुन रखा है और बिजनेस के बारे में मालूम ही है। कितने तरीके से बिजनेस है ये बता सकते हो? तरीका ये पूछे या ये पूछे कि कैटेगरीज ऑफ बिजनेस क्या है? तो पहला कैटेगरीज है सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सिंगल ऑनर, जो एक पर्सन अपना बिजनेस किसी नाम से करता है, जिसके लिए कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए सिर्फ उसको एक चाहिए ट्रेड लाइसेंस, जो कि उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, और जिस एरिया में वो बिजनेस करता है उस एरिया में उसको ट्रेड लाइसेंस अलाउड होता है, फिर वो अपना बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर सकता है। और सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या तरीका है कि जो ऑनर है वो एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर उस कैपिटल से वो अपने बिजनेस को रन करता है, और अकॉर्डिंग टू द मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से 12 मंथ कंप्लीट होने पर या फिर 1 ईयर कंप्लीट होने पर, जो कि एंड विद 31 मार्च, वो अपना एक प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। और वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन वो आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे वो क्या बनाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो कि आप लोग ने पहले सीख चुके हो किसी भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का फाइनल अकाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं चाहिए, कोई आपका लॉ नहीं है इसको बनाने के लिए। और आप ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट फाइंड करते हो, और बैलेंस शीट से आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जानते हो। ये तो आप लोगों को बेसिकली आइडिया है, क्लियर याद है? जैसे ही हम लोग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से बदलते हैं, एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को, और हमको और कैपिटल चाहिए, तो उस कैपिटल के लिए हम लोग को पार्टनरशिप में चलना पड़ता है। और पार्टनरशिप बिजनेस में एक्ट लागू हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट नहीं है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में एक्ट है 1932 एक्ट। इसका मतलब 1932 में एक लॉ बना दिया गया था पार्टनरशिप के लिए कि एक से ज्यादा पर्सन मिलके जब बिजनेस करेंगे तो उनको कुछ डीड बनाना पड़ेगा। जानते हो डीड क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और उस एग्रीमेंट के अनुसार वो लोग एंड ऑफ द ईयर जो भी अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उन लोग भी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप कंसर्न में दोनों का तरीका एक ही होता है। सिर्फ पार्टनरशिप में आपको इन 3 अकाउंट के अलावा एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो भी आप लोग ने सीखा है, कहीं ना कहीं तो आप लोग सीखे ही हो। अब आपके पास तीसरा कंसर्न आता है कंपनी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट में कंपनीज एक्ट आ गया 2013। इसके पहले कंपनीज एक्ट में 1956 कंपनीज एक्ट था, मतलब 1956 में कंपनीज एक्ट बना था।
और इतने सालों में इस एक्ट में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट बीच बीच में हुआ। अब 2013 में जाके कंपनीज का बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, कई सारे चेंजेस हो गए, इसलिए अब आप लोगों को 2013 कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्या डिफाइन करेगा, कैसे आप किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे, वो आपको अब सीखना है। तो नाम तो है फाइनल अकाउंट, जो कि हम लोग सुनते ही दिमाग में आता है वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का बात, लेकिन अब ऐसा नहीं। 2013 कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसमें कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 वैसे बोला गया, बट बैलेंस शीट बनाने के पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट वहां से निकालोगे तभी तो बैलेंस शीट। और खास करके इसको बनाने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट इनके बारे में स्पेसिफिकली जानना होगा। और कंपनीज का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या क्या कंडीशंस दिए गए हैं उनके बारे में भी जानना। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक एक चीज के बारे में क्लियर हो जाएगा। और जब यहाँ क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे आप कोइंसाइड कर सकते हो उन चैप्टर से फाइनल अकाउंट, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट आप सीखेंगे और इसमें जो जो भी एसेट्स लायबिलिटीज या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो सीखोगे उनके ऊपर भी इंडिविजुअल चैप्टर है जहां पर आप डिटेल्स में करोगे, तो वो कनेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे कि जब वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो फाइनल अकाउंट का कौन से पार्ट का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे फाइनल अकाउंट में, वो भी समझ। मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर है, ये फाइनल अकाउंट एक तरह से समझे कि एक सर्कल है और उस सर्कल का डिफरेंट चैप्टर जो है जो आपको सीखना है। मतलब हम इसको एक तरह से सन समझते हैं, फाइनल अकाउंट इज द सन और उसका जो रे है वो आपका डिफरेंट चैप्टर है जो सीखना है। जैसे कि बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, forfeitures, buyback, redemption of preferred share, debenture, these all are the ray of sun. तो हम पहले आपको इसके बारे में बताएंगे, फिर उसके साथ इसका कनेक्शन बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले सन मतलब फाइनल का, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसको पहले आप समझिए। पहले हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ देखो कि एक नोट कॉलम बना हुआ है, ये नोट्स टू अकाउंट जो अभी आप डिफाइन किया था, मतलब एक तरह से वर्किंग पार्ट है। उस वर्किंग पार्ट को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा उसका नोट नंबर यहाँ पर लिखेंगे और उसका वैल्यू लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। अमाउंट का 2 कॉलम, ये इतना सारा डिफाइन कर रहा हूं इसलिए एक बार
जरूरी नहीं है, एक कॉलम से लिखा, ठीक है। बट ये नोट्स के यहाँ पर जो दे रहे हैं, जैसे हम नोट जब बनाएंगे नोट नंबर 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1 और उसका अमाउंट यहाँ। दैट मीन्स उस नोट से आपका ये मैचिंग होगा, तो नोट्स में सब डिटेल्स रहेंगे, यहाँ सिर्फ आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, ठीक। सबसे पहला हेड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले हम आपको हेड्स लिखवा रहे हैं, फिर उसका नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिटेल्स बताएंगे क्या, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा, घबराइएगा। अदर इनकम, सिर्फ दो ही केवल सोर्स है, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आइए रॉ मटेरियल कंज्यूम, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल वर्ड में लिखेंगे परचेज ऑफ। उसके बाद लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, फिर लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड amortization, क्लास चल रहा है। अदर एक्सपेंसेस, बस इतने हेड्स हैं। टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या बोलेंगे एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसको एंड को पहले नहीं लिखते हैं, कॉमा दे देते हैं। ये जो प्रॉफिट आया बिफोर एक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, और ये कैसे आया, टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू जो ऊपर आया था उसका ये डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का माइनस करने के बाद जो आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, बट आप माइनस के निकालते हो ना, वैसे ही है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है, इसमें अभी तीन चीज इफेक्ट नहीं हुआ, क्या, एक्सेप्शनल आइटम समझ लीजिए जो नहीं आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आया है, और टैक्स नहीं, उसके पहले का प्रॉफिट। इसका मतलब ये तीन चीज भी आएंगे, और ये तीन चीज है क्या, तो चलिए इसके नीचे लिखिए लेस
यानी कि लेस एक्सेप्शनल आइटम्स, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये सब एक एक आइटम के बारे में, एक एक चीज के बारे में पूरा डिस्क्राइब करें। इन दोनों को लेस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और भी चीज है इसके अंदर में, कभी कभी कोई कोई बिजनेस में बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस होते हैं किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। मल्टीपल का मतलब जैसे मान लीजिए कि उसका गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उसमें एक यूनिट एक स्टेट में है, दूसरा यूनिट दूसरे स्टेट में है। अब अचानक एक यूनिट को उसको साल के बीच में बंद करना पड़ा, तो जितने दिन वो यूनिट चला कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो वो यूनिट का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको हम लोग इसके बाद कहते हैं, दैट मीन्स ऐड और लेस। हाँ हाँ, अभी मेरा क्लास चल रहा है तो 1:30 बजे तक चलेगा। एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, एक्सपेंसेस बोल लीजिए, इनकम बोल लीजिए, दोनों चीज ले सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस या माइनस, एक्सपेंसेस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। मतलब डिसकंटिन्यू मतलब वो बिजनेस जो ड्यूरिंग द ईयर बंद कर दिया गया, उसका इनकम अलग से निकाला जाएगा, एक्सपेंसेस निकाला जाएगा, वो एक्सपेंसेस इनकम को यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे अगर रहेगा तो। जरूरी नहीं है, फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आपको जनरली नहीं देगा, फिर भी ध्यान रखना। ये जो प्रॉफिट आया, दिस प्रॉफिट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे इस साल का प्रॉफिट। तो एक साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसका फॉर्मेट ऐसा। अब पहले हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक एक हेड्स के बारे में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बता देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बैलेंस शीट के हेड्स का इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी जान लेना जरूरी। तो चलिए पार्ट 1 बना लेते हैं। ये क्या था हम लोग का, पार्ट 2 था। हाँ, एक चीज और है, चलिए इसी के नीचे हम बताते हैं। यहां तक निकालने के बाद आ गया, ये हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद इसी प्रॉफिट में ऐड कीजिए, थोड़ा सा और एडिशनल बता रहे हैं। प्रॉफिट brought forward from previous year। ये क्या है, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था और कैरी फॉरवर्ड हुआ था नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट को हमेशा यूज नहीं करते हैं ना, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं ना। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा था वो इस साल के प्रॉफिट में आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कंपनीज में होता है, नॉट इन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है।
और इसमें से लेस करेंगे। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, interim dividend, proposed dividend, preference dividend, corporate dividend tax, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CDT। अदर ट्रांसफर, एक है नहीं, अगर दिया रहेगा कोई भी तरह का ट्रांसफर किसी भी तरह के रिजर्व में तो वो भी लेंगे, जिसके लिए हमने नाम मेंशन नहीं किया, अगर रहेगा इंफॉर्मेशन में तो इन सबको हम लोग इस प्रॉफिट से लेस कर देंगे, तब जाके जो आएगा वो हो गया प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ये जो हमने निकाला प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, यही प्रॉफिट आपने यहां जोड़ा था पिछले साल। अब यही प्रॉफिट आप नेक्स्ट ईयर बनाओगे तब यहां पर जोड़ोगे। दिस इज कैरी फॉरवर्ड, समझ आ रहा है? दैट मींस पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी हमको मतलब है, इसका कनेक्शन है। ये बात समझ में आ रहा है? एक बार आपको हम पूरा चीज समझाते हैं शॉर्ट में। कहां से स्टार्ट करना है? ये दो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर। क्या क्या चीज होगा डिटेल्स बताएंगे। ये दो ही केवल है सोर्स ऑफ इनकम, बाकी जितने भी है खर्चा है। रॉ मटेरियल या मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब समझते हो ना, स्टॉक, एम्प्लॉयज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। और इन सबका नोट्स टू द अकाउंट्स में आपको लिखवाऊंगा, एक एक नोट्स लिखाएंगे, उस एक एक नोट्स के डिटेल्स आएगा समझने के लिए। एग्जाम में हो सकता है कुछ कुछ ना भी आए, पर समझना आपको सकता। और यहां तक निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम्स रहेगा, ये भी डिफाइन करेंगे। और टैक्स, आफ्टर टैक्स आएगा, और डिसकंटिन्यू बिजनेस का कोई इफेक्ट रहेगा तो लेंगे, नहीं तो ये था हम लोगों का पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पूरे फाइनल अकाउंट को बनाते वक्त इस पूरे स्टेटमेंट को याद रखना, चाहे आप बार बार इसको देख के याद कीजिए, चाहे सम बना के याद कीजिए, फॉर्मेट याद रखिए। अब आइए पार्ट 1 बैलेंस शीट। इसमें भी कर लीजिए पर्टिकुलर्स, नोट, इसमें भी नोट्स बनेगा, वही नोट्स टू द अकाउंट्स, उसका जो नंबर होगा वो नंबर लिखना है। सबसे पहले लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी।
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, ये फर्स्ट हुआ। तीन चीज याद रखना है फर्स्ट में, शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीज आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। जिनमें आप ध्यान रखिएगा पहला दो हेड्स तो आएगा ही आएगा, तीसरा जो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट मे और मे नॉट, सब में देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो जरूरी नहीं है लिखना फॉर्मेट। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपके अभी डिफाइन करेंगे इक्विटी शेयर्स के ऊपर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सेपरेट हेड्स है, ये भी आपको गिवन रहेगा तो लिखेगा, नहीं रहेगा तो वो जरूरी नहीं लिखेगा। तीसरा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये थोड़ा मेजर चीज है नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, चौथा करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज। बस लायबिलिटी में इतना ही, इसका मतलब है इन सभी का नोट्स टू द अकाउंट्स का नंबर लिख के उसका अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट लिखने के बाद लायबिलिटी का टोटल करेंगे। अब आएंगे एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, टेंजेबल, नॉन करेंट में सबसे पहले टेंजेबल लेंगे,
ये तो आप लोग ने पहले भी पढ़ा ही है, प्रोप्राइटरशिप में टेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, या टेंजिबल का प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। टेंजिबल में अब कंपनीज एक्ट में एक ही हेड बना दिया गया, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पीपीई। इसी के अंदर सब तरह के टेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं। मतलब आपको नोट्स विद अकाउंट सिर्फ इसका बनाना है और इसी के अंदर सब कुछ एफेक्ट लेना और डायरेक्ट अमाउंट इसका यहाँ पर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इसको बोलते हैं। इंटेंजिबल में क्या आएगा? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इतना सारा बोल दिया लेकिन इतना सारा देगा तो है नहीं। ज्यादातर क्या मिलेगा? गुडविल। इसके बाद आएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि लंबे समय के लिए कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म, तो बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वैसे भी कोई भी कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट किस लिए करती है, क्या रीजन होता है वो इन्वेस्ट करने का, पर्पस क्या होता है? इनकम, कहीं से इनकम जनरेट हो, इसलिए कंपनी भी अपना पैसा कहीं दूसरे का इन्वेस्ट करती है। आज हम लोग इंडिविजुअल पर्सन भी जब कहीं दूसरे का इन्वेस्ट करते हैं तो एक रेवेन्यू अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना है तो वहां से एक इंटरेस्ट मिलता है। वैसे कंपनी भी इन्वेस्ट करती है और ये जो इन्वेस्ट करती है उसके लिए एक रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या ये करंट अफेयर्स? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और इक्विवेलेंट कैश, इसके अलावा अदर करंट एसेट्स। मतलब इस करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री का आप अलग से नोट्स विद अकाउंट्स का जरूरत नहीं है। इस इन्वेंट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल अलग से आपको नोट्स विद अकाउंट्स का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और कैश और इक्विवेलेंट कैश में जितने भी शॉर्ट टर्म कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब नोट्स में लिखवाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, 3 to 4 months, 6 month के लिए, उन सबको कैश और इक्विवेलेंट कैश में। और अदर करंट एसेट्स में इनके अलावा और भी किसी भी तरह का एसेट्स होगा उसको अदर करंट एसेट्स। और ये बैलेंस शीट का जो जितना भी हम लोग का अमाउंट है इन सबको जोड़ने के बाद लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल जो है वो सेम होना चाहिए। ये तो आप लोग को मालूम है, बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर होना चाहिए।
तो ये था हम लोग का फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब एक फाइनल अकाउंट बनाना हो तो सोचिए कितना बड़ा फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट और उसके साथ उसका नोट्स विद अकाउंट्स। टाइम लगेगा, एक फाइनल अकाउंट बनाने को समय लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा तेजी से बनाए। हाँ, लेंदी सम्स नहीं देगा ज्यादा, एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं देंगे, ताकि आप खाली फॉर्मेट में पुटअप कर सको, उतना आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बाकी ये नहीं बोलेंगे कि आधा अधूरा सीखिए, पूरा ही सीखिए, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का। कई बार लोग फाइनल अकाउंट छोड़ देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा पहले कुछ कनेक्शन बताते हैं, फिर हम अलग से नोट्स लगाएंगे। कनेक्शन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट के कौन से हेड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा हेड का कनेक्शन बनता है, ये हम आपको पहले डिफाइन करते हैं कनेक्शन। फिर जिसका कनेक्शन नहीं बनता है उसको आप अलग से बताते हैं। इस कनेक्शन में अगर आप सबसे पहले देखें इसके बारे में, फाइनेंस कॉस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है फाइनेंस कॉस्ट, और बैलेंस शीट में इसका पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इन दोनों का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है वो हम आपको। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता क्या है? देखिए हम सीरियल वाइज नहीं बता रहे कि इक्विटी शेयर से कनेक्शन कहां क्या है, उसका भी है, बट मेजर चीज जो है वो हम पहले आपका फोकस। आप चाहे तो बाद में इसको अपने हिसाब से सजा लीजिएगा कि इक्विटी शेयर का कनेक्शन कहां पर है, डिफरेंस का कहां पर है, वो सब बताएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो चीज आता है, एक आता है डिबेंचर, शायद आपने सुना होगा डिबेंचर का नाम, सुना है, पढ़ा भी है। और एक आता है लोन, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब है कि कंपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बोरो फ्रॉम अदर सोर्स। कहां से? डिवेंचर मतलब फ्रॉम पब्लिक, और अदर लॉन्ग टर्म लोन मीन्स या तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन लेते हैं, या फिर किसी भी बैंक से लोन लेते हैं। दैट मीन्स a company can borrow the money from the other source or from public। तो पहला बात है कि कंपनी कोई भी अमाउंट बोरो करेगी जिसके बदले में कंपनी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेगी तो उसको भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? कंपनी। किसको? डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? लोन। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक, जिसके लिए आप लोग ने सेपरेटली एक चैप्टर पढ़ोगे इसका, या पढ़ चुके हो, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उस पे पूरा डिटेल्स आपको। अभी फिलहाल ये है कि जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है पब्लिक में तो कंपनी की तरफ से डिवेंचर इंटरेस्ट दिया जाता है, और लोन लेती है तो इंटरेस्ट लोन दिया जाता है। ये डिवेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट लोन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फाइनेंस कॉस्ट है उस फाइनेंस कॉस्ट में हम इसका इंटरेस्ट दिखाते हैं। चीज पॉइंट क्लियर हो रहा है ये बात? तो कनेक्शन आपको मालूम पड़ गया कि इफ देयर इज ए लोन और डिवेंचर इन द बैलेंस शीट then its interest is also in the finance cost must, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी पैसा लोन देता हाँ वेरी हो सकता है। क्या वेरी हो सकता है? अगर हम ये बोले कि 10% डिवेंचर इशू ₹10 लाख, अगर कंपनी ने 10 लाख का डिवेंचर इशू किया है और इंटरेस्ट रेट है 10%, तो ये 10 लाख रुपए का जो डिवेंचर है ये आपको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया गया है और उसका इंटरेस्ट कितना होता है 1 लाख इन ए ईयर। और आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आपको एक ट्रायल बैलेंस मिलता है, ये तो मालूम ही है, और उस ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा इंटरेस्ट लोन, डिवेंचर भी लिखा रहेगा 10 लाख का लिखा रहेगा डिवेंचर और इंटरेस्ट लोन लिखा रहेगा। अगर यहां पर इंटरेस्ट लोन लिखा हुआ है 80,000 ट्रायल बैलेंस में, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस में अगर 80,000 का इंटरेस्ट लोन लिखा है इसका मतलब है कंपनी ने ऑलरेडी 80,000 पे कर चुका है, इट इज पेड, जबकि पे कितना करना चाहिए 1 लाख। तो आपका ड्यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000। तो आप फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दिखाओगे पूरा 1 लाख। फाइनेंस कॉस्ट में टोटल जितना ड्यू एज वेल एज पेड दोनों है, क्लियर ये बात? लेकिन ये जो 20,000 ड्यू है ये तो कंपनी का लायबिलिटी बन गया, फ्यूचर में इसको पे करना है, तो फिर ये लायबिलिटीज में जाना चाहिए। कौन से हेड में जाएगा लायबिलिटीज में ये भी जान लेना जरूरी है। तो आप बैलेंस शीट निकाल लीजिए, देखिए करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये 20,000 को अदर करंट लायबिलिटीज, और अभी आप समझते समझते दिमाग में आई सेट कर लीजिएगा तो याद रहेगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट लोन के बारे में, कोई भी एक ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सब तरीका बता देना जरूरी है ना। अगर हम ये बोलेंगे कि दिया था 80,000 20,000 नहीं दिया था और कल को आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ ही नहीं इंटरेस्ट लोन, तो बोलेंगे आप तो बताए नहीं मेरे को। तो पूरा का पूरा 1 लाख को आउटस्टैंडिंग मानेंगे, और आउटस्टैंडिंग मानेंगे तो क्या करना है फाइनेंस कॉस्ट में तो दिखाएंगे ही, और अदर करंट लायबिलिटीज में पूरा 1 लाख दोनों दोनों। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कहीं वहां 1 लाख 20,000 ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है, तो दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। जब हमने बोला 80,000 दिखा सकता है ट्रायल बैलेंस, हमने बोला नहीं भी दिखा सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 1,20,000 अगर वहां दिखाया हुआ है तो ऐसा नहीं है। कभी भी डिवेंचर होल्डर्स को या लैंडर को हम एडवांस में इंटरेस्ट, तो या तो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट होगा जितना देना है या उससे ज्यादा देना, इसलिए वो क्वेश्चन दिमाग में या चलिए ये एक लॉन्ग टर्म लोन का टॉपिक हो गया।
ऐसे ही आप एक एक तो धीरे धीरे टॉपिक खत्म करेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब खत्म। ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया। दूसरा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इस हेड पर ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है, इसका कनेक्शन हमारे बैलेंस शीट के टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स, इनका इफेक्ट किया। और ये थोड़ा सा वाइटल भी है। वाइटल इन सेंस ये नहीं बोलेंगे, इसमें आपको कई तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जैसे टेंजेबल एसेट्स के ऊपर पहले चलते हैं। टेंजेबल एसेट्स के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं और इनटेंजेबल एसेट्स पर हम एमोर्टाइजेशन देते हैं। ये इसलिए वहां पर नाम रखा गया डेप्रिसिएशन है। ओके, तो आइए डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजेबल एसेट्स। और हर बिजनेस में टेंजेबल एसेट्स तो होगा ही होगा, और टेंजेबल एसेट्स होगा तो डेप्रिसिएशन। और एज पर कंपनीज एक्ट के अनुसार में डेप्रिसिएशन का रेट भी कंपनीज के कुछ कुछ कंपनीज के डिफरेंस रेट भी होते हैं। बट आपको अगर थ्योरेटिकली समझना है या एग्जाम देना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अदरवाइज कंपनी टू कंपनी कभी कभी कुछ कुछ एसेट्स पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी करता है। बहुत सारी कंपनीज को 10% देते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट्स पर, तो वही दूसरा कंपनी उस एसेट्स पर 8%, 7%, 15% भी है। बट हमारे लिए यहाँ मैटर ये नहीं, हमारे लिए मैटर है डेप्रिसिएशन का रेट, परसेंटेज। मान लीजिए 10% दिया पर है, किस पर? प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का 20 लाख का वैल्यू आपके ट्रायल बैलेंस में दिया 20 लाख, लेकिन ये 10% डेप्रिसिएशन जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं देगा। ये आपको कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट। तो आपको करना क्या है, इस 20 लाख का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा? और हमने पहले ही बताया था कि हर एक डेट्स का नोट्स टू द अकाउंट बनेगा, तो हम लोग को प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का भी नोट्स टू द अकाउंट बनेगा। उसमें हम लोग 20 लाख माइनस 2 लाख दिखाएंगे, 18 लाख। वो 18 लाख को हम लोग बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में, और ये जो 2 लाख डेप्रिसिएशन है इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखा देंगे। कहां पर? डेप्रिसिएशन एंड जिसका उसका भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा, तो सेट में चला जाएगा, वहां से पीएल में। तो नोट्स टू अकाउंट हम लोग बनाएंगे सबका, लेकिन अभी आपको केवल कंसेप्ट में ये ध्यान रखना है कहां पर जाएगा, पीएल में कहा जाएगा और बैलेंस शीट में। क्लियर ये बात? दूसरा, अगर मान लीजिए, अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी एंड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ इसका ट्रायल बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। क्रेडिट में ये डेबिट, और आपको बोला गया है 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन कॉस्ट, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो फिर आप उस समय फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे?
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ। ये 20 लाख कौन सा कॉस्ट है, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जिस दाम में ये प्लांट प्रॉपर्टी खरीदा गया था ये वो ही कॉस्ट है, इसमें अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है ये इस साल के पहले जितने साल इसको यूज किया गया है उनका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को सेपरेटली हेड्स में एक्यूमुलेट किया जा रहा है, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है पॉइंट क्लियर। अब हमको इस साल डेप्रिसिएशन देना है 10%, वो भी किस पे निकालने बोला गया, तो कॉस्ट कितना है यहाँ पर, तो 20 लाख पर 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स इस साल हम 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। आपको फाइनल अकाउंट में इसको प्रेजेंट कैसे करें, तो आप इस 2 लाख का डेप्रिसिएशन जो है इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर दीजिएगा, तो कितना बन जाएगा, और ये 2 लाख आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो पीएल अकाउंट में लिखते हैं वहां पर दिखाइए, क्योंकि पीएल अकाउंट तो करंट ईयर का बन रहा है ना, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 2 लाख, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कितना हो गया, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाइएगा, कौन से हेड में दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी, और ये 20 लाख जो है वो आप बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइए, प्लांट प्रॉपर्टी एंड, बोले समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये सब कैलकुलेशन सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंटेशन अमाउंट रिकवर, अगर आपका 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन निकल गया इस साल तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ये 2 लाख दिखाइए, सिंपल, और बैलेंस शीट में आप 20 लाख में से 4 लाख माइनस करके 16 लाख रुपया आप प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में, तब आपको लायबिलिटी में ये 4 लाख जो यहाँ दिखाना है वो दिखाने का जरूरत, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा 4 लाख आप 20 लाख से डिडक्ट करके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, बोले समझ में आ रहा है ये चीज, बात नहीं आया वैसे बताएं, ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर दिखाया 20 लाख का 2 लाख का, और इस साल डेप्रिसिएशन 2 लाख हुआ, ये 2 लाख हमने 2 लाख में क्या कर दिया, ये तो हमने पहले बता दिया, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहे हैं कि आप चाहो तो इस 4 लाख को लायबिलिटी में नहीं दिखाओगे और इस 4 लाख को इससे लेस करके 16 लाख जो आएगा उसको आप एसेट साइड में दिखाओगे, और ये 2 लाख तो आपके पीएल अकाउंट में जा ही रहा है, हो जाएगा पीएल, समझ में आया ये पॉइंट क्लियर। अगर यही सेम सवाल को अगर हम बोले 10% पर एनम डब्ल्यूटी, आप बोलोगे सब मिक्स हो जाएगा, आपको अपने दिमाग का जीबी बढ़ाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हमने कुछ नहीं, पहला वाला स्ट्रेट लाइन बताया, अब हमने डब्ल्यूडी बताया और सेम वैल्यू से बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ डिफरेंस समझना है। तो आपका प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहा है, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहा है 2 लाख, ये तो आपको मालूम ही है। अगर आपको इस साल डेप्रिसिएशन निकालना है डब्ल्यूडीबी से तो आपको इस 20 लाख में से 2 लाख माइनस करके कितना आएगा, इस 18 लाख पर आप 10% डेप्रिसिएशन,
जो पहले 2 लाख आया था अब 180 आ गया। अब आपका ट्रीटमेंट सेम है। क्या करना है ट्रीटमेंट? 180 2 लाख में क्या करेंगे? कितना आ गया? ये 180 को कहां दिखाएंगे हम? पीएल में जाएगा। ये 3,80,000 कहां दिखाएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ये 20 लाख कहां दिखाएंगे? एसेट्स। और अगर आप ऐसा करना चाहो तो ये 20 लाख में से 380 माइनस करके 16-20 जो आएगा उसको आप प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दिखा दो। सेम ट्रीटमेंट है, खाली कैलकुलेशन अब डेप्रिसिएशन में मेथड चेंज हो रहा है, तो नया चीज तो। अगर इस तरह से एक एक पार्ट को आप समझ लोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। पर यही तो चीज ही है, समझ में ही तो आ जाता है लेकिन रहता नहीं है अपने पास। कुछ दिन संभाल कर रखते हैं उसके बाद चला जाता दिमाग से। लेकिन दोस्तों का बात कई साल पहले भी कोई बोला होगा तो याद रहेगा, वो दिमाग से नहीं जाता है। कई साल पहले कोई दोस्त ने प्यार से कुछ बोला होगा तो वो बात आज भी याद रहा होगा, आगे के लाइफ टाइम में भी याद रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर को भी बताएंगे कि उसने ऐसा बोला था उस समय, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपने टेंजेबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर। अगर आपको इसके साथ ये भी जोड़ दिया जाए एडजस्टमेंट है तो आप फाइनल अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट? एक साथ बता देने से फिर आप लोग क्लास में बैठोगे, अगला क्लास आओगे ही नहीं, तो धीरे धीरे बता देना, ठीक है? ऐसे भी आप लोग को अगर याद है या देखते हो तो एक बच्चे को अगर कुछ भी खिलाना हो ना तो इधर उधर दिखाओ, मुंह में डाल दिया, फुसलाना पड़ता है ना। तो आप लोग को बच्चे की तरह खूब फुसलाना पड़ता है, पहले एक बताइए खत्म कर दिया फिर दूसरा लेते, नहीं तो पहले मुंह बंद रख लोगे, आंख बंद रख लोगे, कान बंद कर लोगे, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो चलिए यहाँ पर 1 लाख का एक प्लांट है जिस पर डेप्रिसिएशन 20,000 लग चुका है और उसको हमने 50,000 में बेच दिया इस साल। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और आपको बोला है फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इसका स्टेटमेंट। ऊपर वाला इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है, 10% डेप्रिसिएशन है डब्ल्यूडीपी, ये भी हम बता दें। जो प्लांट हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है 1 लाख, बेच रहे हैं 50,000 में और 20,000 ऑलरेडी पहले से उसका डेप्रिसिएशन। तो अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, सीखे भी हैं कई कई जगह पर, लेकिन उतना समय नहीं मिलेगा कि अकाउंट बना। थोड़ा सा टेक्निक ट्रिक समझ लेंगे तो आसानी से। आप सबसे पहले इसको ऐसा कर सकते हो, आपका प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट कितने का है और उसमें से सेल कितने का कॉस्ट हुआ है, कितना आपके पास बैलेंस बचा है, पहला चीज तो आपको मालूम है, ठीक है? आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन डेप्रिसिएशन 20 लाख के प्लांट पर पहले से कितना था? 2 लाख था ना, 2 लाख 2 लाख था। और जो प्लांट आप बेच रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, कितना बैलेंस बचा? आपका बैलेंस ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितने का बचा
और इसका कितना बचा, ये तो है। ये 17,20,000 का जो प्लांट बच गया, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए बचे हुए प्लांट पर, जो हम यूज करेंगे कितना परसेंट, ठीक है। और जो प्लांट हम बेच रहे हैं 50,000 में, उसका कितने का लॉस हो गया, निकाल दिया, सिंपल तरीका। ना कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ये 17,20,000 में 1,72,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बैलेंस बचेगा, माइनस कीजिए। 17,20,000 में 1,72,000। तो मंदिर में आए हो प्रवचन सुनने, पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा भाई घंटी लाओ, तब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वन फाइव फोर एट। ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आया, देखिए ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आया, ये हो गया हम लोग का प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। और इस साल का डेप्रिसिएशन जो 1,72,000 आया, ये हम लोग के डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। और ये जो 30,000 का लॉस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बट कहां जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि आपको हमने जितने भी हेड्स बताए हैं पीएल अकाउंट में, सबका हेड्स है, लेकिन लॉस बोलते तो कोई हेड्स है नहीं, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। मतलब अदर एक्सपेंसेस वो डस्टबिन है जो ऊपर के हेड्स में नहीं जाएगा, तो उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और क्या बचा, तो कुछ है नहीं। हमने 50,000 में बेचा है, तो अगर बैंक में ऐड हो चुका है तो नहीं करना है, अगर नहीं हुआ तो कैश एट बैंक में हम इसको 50,000 को जोड़ देंगे। कौन सा 19 लाख, अब कुछ नहीं, सीधा ये 15,48,000 जो है बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्लांट प्रॉपर्टी में। 1,72,000 जो है वो चला जाएगा डेप्रिसिएशन में, और ये लॉस जो है वो चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। और ये 50,000 का कैश अगर बैंक में नहीं जोड़ा हुआ है, तो कैश और इक्विवेलेंट कैश में चला जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये करवाते हैं, दो ही टॉपिक पर डिस्कस किया आपने, ठीक है। और एक छोटा सा चीज है, इनटेंजिबल, इन पर ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं आता है। इन पर अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा रेट, तो आप इनटेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालिए, सिंपल। और जैसे कि आपको इनटेंजिबल एसेट्स में दिया है गुडविल 1,00,000, और 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 10,000 लेस कर देंगे, आएगा कितना, 90,000। इसको आप बैलेंस शीट में दिखा दीजिएगा, और 10,000 को आप डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। जनरली देता नहीं है, गुडविल वगैरह देगा नहीं, आजकल बैलेंस शीट में गुडविल दिखाते ही कहाँ, इसका शो नहीं करता। इसलिए पहले आपको हम ये कनेक्शन जो है बैलेंस शीट का पीएल का, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने के बाद
बाकी रिमेनिंग के बारे में एक एक टर्म्स कंपनी एक्ट में चलेगा। तो करीबन अभी एक दो क्लास ऐसे ही चलेंगे, सम्स नहीं बनेगा, सिर्फ आपको पूरा सीखना है और यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप सीख लोगे तो आप आगे फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत आपको depreciation and amortization needs। ओके, तो आज अपना यहीं तक क्लास रहा, इसी के आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।